10,000 साल पहले हमें सिंधु सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी से सिंध लोगों ने शहरों का संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए निर्माण किया था और इन किलेनुमा शहरों के यानी नगरों के निवासी अत्यंत श्रीमंत, वैभवशाली तथा सुसंस्कृत थे। ये भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता से अधिक गौरवशाली काल कोई नहीं रहा। सिंधु घाटी के दर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के निवासी हीरे, जवाहर, सोना, गायें तथा घोड़ों के भी मालिक रहे। चूंकि सिंधु घाटी से मिले शिलालेख अभी तक पढ़े नहीं गए, लेकिन संशोधन तथा अवलोकन के आधार पर हम जो विश्लेषण करते हैं या फिर जो विश्लेषण हमारे सामने आते हैं, उनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया के ज्ञात इतिहास की सबसे पुरानी तथा उच्च विकसित सभ्यता रही और विश्व समुदाय आज भी इसे अपने विश्लेषणों के आधार पर मानता है कि सिंधु घाटी के लोग नौकायन तो जानते ही थे। सिंधु नगर लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है। 2 सिर वाले ड्रैगन का उकेरा हुआ सिल यानी मुद्रा भी मिली है। खेती बाड़ी, व्यापार, जानवरों का पालना, ये सब सिंधु जनों के मुख्य उद्योग रहे और मानव वंश विशेषज्ञों ने सिंध जनों को नापतोल के आधार पर उन्हें विश्व के सबसे पुरातन नागरिक कहा और एक उच्च विकसित सभ्यता। सिंधु घाटी की उस वक्त का जीवन अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस भाषा को अब तक पढ़ा नहीं जा सका जो सिंधु घाटी के शिलालेखों से मिली है। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में निवास करने वाले आदिम जमाती की भाषा गोंडी, संथाली, द्रविडियन भाषा, ये इस भाषा से बहुत साम्यता रखती है और इन्हें लिपि से जोड़कर सिंधु घाटी के प्राप्त शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश जारी है। ईसा पूर्व 2000 से 1700 साल का घटनाक्रम, इसमें सिंधु और आर्य इनका संघर्ष बहुत मायने रखता है। आर्य लोग सिंधुओं के शत्रु रहे, ये बात ऋग्वेद तथा सिंधु घाटी के उत्खनन से भी सिद्ध हो जाती है। आर्य सिंधु नागा लोगों को दस्युओं या दास कहते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं में सिंधु नागाओं का वर्णन वृत्ति के रूप में मिलता है। वैसे तो सिंधु आर्य संघर्ष का उल्लेख ऋग्वेद की ऋचाओं में कई बार मिलता है, फिर भी सिंधु सभ्यता में इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता कि सिंधु घाटी के लोग कर्मकांड करते थे या आडंबर में उनका कोई विश्वास था, बल्कि उनका अधिकतर विश्वास मानवीय संबंध और नैसर्गिक धर्म की ओर ज्यादा था। जबकि आर्यों की संस्कृति में अग्नि पूजा, कर्मकांड तथा बलि प्रथा बहुत आयत में नजर आता। भारत में लगभग 2.5 लाख साल पहले मानव शाखा का उद्गम हुआ। भारत का चित्र, भारत की सभ्यता उन्नत, सुसंस्कृत, वैभवशाली, शांतिप्रिय तथा आत्मिक चिंतन में मस्त थी। लेकिन कॉस्पियन, आर्कटिक, ईरान क्षेत्र से उठे बर्बर लोगों ने इंद्र, अग्नि और विष्णु की अगुवाई में आगजनी, चोरी, खुले हमले, छल कपट और तोड़ फोड़ की नीति से पूरी सिंधु सभ्यता तथा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और इसे अपने कब्जे में कर लिया। चूंकि छल कपट सिंधु नागाओं असुरों के स्वभाव में नहीं था, तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ी। फिर भी सिंधुओं ने अपने आप को वैदिक संस्कृति से बचाए रखा। ईसा पूर्व 2500 में प्रहलाद नाम के सिंधु राजा ने ही चारवाक दर्शन इजाद किया और ये धारा जब आगे बढ़ी तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कर्मकांडों की वैदिक परंपरा को नकारने वाली श्रमण संस्कृति का पुरजोर समर्थन करने तथागत बुद्ध जैसा सूरज भारत के आसमान पर चमकने। यह बात बिल्कुल सच है कि समाज सुधार और निर्माण की इस प्रक्रिया में पहले मार्गदर्शक के रूप में गौतम बुद्ध ही रहे। आर्यों की क्रूर व्यवस्था जिसमें जन्मगत श्रेष्ठता है, जिसके आधार पर वर्ण, जातियां और इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया जाता है। विषमता की इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को बुद्ध ने प्रथम ललकारा
और इस अमानवीय व्यवस्था को अधम्म कहा। तथागत बुद्ध ने कर्म का प्राकृतिक सिद्धांत लोगों को सिखाया कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अपनी मानस शास्त्रीय खोज के आधार पर उन्होंने बताया, हर परिणाम का कारण होता है और कोई भी परिणाम बिना कारण से उत्पन्न नहीं होता। प्रकृति का नियम है कार्य कारण भाव। इस संसार को यदि सुख चाहिए, सबके लिए यदि अच्छा होना चाहिए, तो इसका एक ही स्थायी समाधान है, पंचशीलों की पूर्णता के लिए अष्टांग मार्ग, मध्य मार्ग। तथागत बुद्ध ने कहा, सामाजिक बुराइयों की जड़ गरीबी है, दरिद्रता है, बेकारी है, बेरोजगारी है। इसे चंदे या दान के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत आर्थिक नीति की जरूरत है। किसानों की खुशहाली के लिए पूंजी जुटाने से लेकर राजा द्वारा धन के सदुपयोग की व्यवस्था तथागत बुद्ध ने सिखाई, जो लोगों के मन में घर कर गई। सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे और कलिंग युद्ध जीतने के बाद बुद्ध के धम्म मार्ग पर आरूढ़ हुए तो शायद संसार में पहली बार ऐसा हुआ कि भोजन के उत्पादन की जानकारी आम लोगों में बांटी गई। जंगलों के जलाने पर सम्राट अशोक ने रोक लगाई, जिससे वन्य प्राणियों का जीवन सुरक्षित हो गया। सम्राट अशोक के कार्यकाल से जुड़ी एक बात जो उनके कार्यों को बहुत बड़ा बनाती है, वो ये है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। लेकिन ये मात्र स्तूप नहीं थे, बल्कि 84,000 नगर थे जहां खाद्य उत्पादन, आत्मनिर्भरता, समृद्ध खेती और उद्योग प्रशिक्षण के केंद्र सम्राट अशोक ने चलाए, जो उनकी आर्थिक तथा राजनीतिक क्षमताओं को बल प्रदान करते थे। फिर भी उनका मिलिट्री पावर कम नहीं हुआ था। ये वो समय था जब भारत की सिर्फ आर्थिक उन्नति ही नहीं हुई, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी शिलान्यास हुआ और मानवीय सभ्यता के विकास का परचम बौद्ध संस्कृति के नाम से पूरी दुनिया में लहराने लगा। इंडोनेशिया, बर्मा, कोरिया, जापान, तिब्बत, ग्रीक आदि राष्ट्र सभी भारत के मगध यानी कि पाटलिपुत्र से जुड़े हुए थे। बौद्ध शिल्पकला और संस्कृति को सम्राट अशोक ने चिरस्थायी बनाया। पहले लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, और वो भी लोक धम्म नीति के आधार पर। यही वो भारत है जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, सम्राट अशोक का भारत।